हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 7 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 8 मार्च 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, रामू 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64,000 की राशि उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 3200 रुपया चुकाता है। ऐसी 3 किस्तों के भुगतान के पश्चात बकाया धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग रेट पकड़ेंगे। रेट कितना है? 25%। इसका फ्रैक्शन हो जाता है 1/4, यानी प्रत्येक वर्ष इसको 4 पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो धन किस अनुपात में बढ़ेगा? 4 से 5। तो यहाँ लिखते हैं 4:5 के रेशियो में जो है इसका धन बढ़ेगा। अगर हम लोग वर्तमान में इसका राशि देखें तो कितना है? 64,000, जबकि यहाँ रेशियो में कितना है? 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 64,000। तो ये कितना गुना है? अगर देखें तो 16,000 गुना। तो ये 5 यूनिट को भी 16,000 गुना करेंगे तो 16 पंचे 80,000 रुपया यहाँ पर इसको एक वर्ष के अंत में बन जाएगा। ठीक है, अब ये एक वर्ष के अंत में क्या करेगा? ये कह रहा है क्या? प्रत्येक वर्ष के अंत में 3200 चुका देता है। तो पहले वर्ष के अंत में जब 3200 इसमें माइनस कर देंगे हम लोग तो कितना बनेगा? ये अगर घटाएंगे तो 77, इधर 76,800। ठीक है, 76,800 रुपया ये जो है पहले वर्ष के अंत में बचा। अब फिर से धन जो है उसका इसी रेशियो में बढ़ेगा, यानी 4 से 5 होगा। तो फिर से यहाँ पर हम लोग 4 से 5 कर देते हैं। अब ये जो 76,800 है अगले वर्ष के लिए ये मूलधन बन जाएगा, यानी ये 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। तो ये कितना गुना है? अगर डिवाइड करेंगे तो 19,200 गुना है। ठीक है, तो इसको भी 19,200 गुना हम लोग कर देंगे तो कितना बनेगा? 19 पचे 95 और 1, यानी कि ये बन जाएगा 96,000। ठीक है, अब देखिए ये 96,000 बन गया 2 वर्ष के अंत में। अब फिर से वो क्या कर रहा है? 3200 रुपया चुका दे रहा है। तो इसमें हम लोग 3200 रुपया यहाँ माइनस कर देते हैं, यानी तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर माइनस कर लेते हैं पहले 3200। जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 92,800 रुपया। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में। अब फिर से धन जो है 4:5 में ये बढ़ेगा तीसरे वर्ष में। तो ये जो 92,800 निकला ये तीसरे वर्ष के शुरुआत में है। तो ये उसके लिए मूलधन हो गया, यानी कि ये 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 92,800। तो ये कितना गुना है? डिवाइड करेंगे 23,000, इधर 200, यानी 23,200 गुना है। तो 5 को भी हम लोग 23,200 गुना कर देंगे। तो 23 पंचे 115, यानी 1,15,000 हो गया। 1,16,000 रुपया तीसरे वर्ष के अंत तक इसको बनेगा। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ष के अंत में भी इतना का भुगतान कर देगा। तो इसमें फिर से 3200 रुपया जो है हम लोग माइनस कर देंगे। जब इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 1,12,800 रुपया। यही उसका बचा हुआ धनराशि है जो पूछ रहा है हमसे। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है 1,12,800, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पूरक में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ है √3 साइन थीटा, ये इसको भूल जाइए, इसके जगह पर हम लोग ये लिख दिए हैं। और इधर ये है, जब साइन थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ देखिए साइन से जब डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट के 1 हो जाएगा, और इधर डिवाइड करेंगे कॉस बट्टा साइन जो कि होता है कॉट थीटा। और इस तरफ कितना बनेगा? ये साइन साइन कट ही जाएगा, √3 बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग को मिलेगा √3 - 1, चाहिए 10। तो 10 क्या होता है? कॉट का इन्वर्स हो जाएगा, यानी टेन थीटा हो जाएगा 1/√3 - 1। तो ऑप्शन नंबर 2 में सीधा सीधा दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि ये है तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ से रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 + x/121, और इस तरफ मिलेगा 12 का स्क्वायर 144, और नीचे 11 का स्क्वायर 121। अब देखिए आप चाहे यहाँ भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो उस तरफ ले जाइए, यहाँ जोड़ लेते हैं तो 121 + x हो जाएगा, और 121 नीचे इधर भी है इधर भी है, तो दोनों कट जाएगा। इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट 144 लिखेंगे। तो x बराबर कितना होगा? 144 - 121 करेंगे तो 23। तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो बिंदुओं दोनों के निर्देशांक है के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x के संभावित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिए x वाला को पहले घटाइए, 1 - x का होल स्क्वायर करेंगे, 1 - x का होल स्क्वायर, बीच में प्लस देंगे, फिर 15 - 7 का होल स्क्वायर। तो 15 - 7 कितना होगा? 8 होगा। तो 8 का स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर।
बराबर आप चाहे तो 10 का स्क्वायर लिखिए या नहीं तो इसको रूट लगा दीजिए, इधर 10 कर दीजिए, तो बात एक ही होगा। यहाँ पर हम लोग 10 का स्क्वायर यानी 100 लिख देते हैं। अब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है तो 1 आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस का 2x आएगा। और ये 8 गुना 8 64 हो जाएगा, उस तरफ ले जाएंगे तो कितना होगा 100 माइनस 64, ये हो जाएगा आपको 36। अब देखिए चाहे आप इधर ले जाइए चाहे उधर से ले आइए, तो उधर से ले आएंगे तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है, ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया है। तो बीच वाला पद को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने के बाद -35 और जोड़ने या घटाने के बाद -2 हो जाए, तो यहाँ पर बनेगा 5 और माइनस का 7। ठीक है, 5 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, गुना करने के बाद -35 आएगा। लेकिन ये हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, इसको हम लोग चिन्ह बदल देते हैं, तो 5 आ जाएगा माइनस में और -7 आ जाएगा प्लस में 7। यही दोनों एक्स का वैल्यू निकल कर आया है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 7 प्लस में 5 माइनस में। आगे बढ़ते हैं। दो लड़के ऋषि और वामसी लखनऊ से कानपुर तक की 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय में आरंभ करते हैं। यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामसी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वामसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस चलना शुरू करता है। वापसी के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि से मिलता है। ऋषि की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए लखनऊ से वो लोग शुरू करते हैं और कानपुर तक चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कानपुर है, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना दे रखा है सवाल में 95 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि ऋषि की चाल जो है वामसी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी वामसी ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर चल रहा है। और कह भी रहा है कि आगे की वामसी पहले पहुँच करके वो उससे वापस आके 25 किलोमीटर की दूरी पर वो ऋषि से मिलता है। यानी वामसी अगर मान लीजिए यहाँ से यात्रा शुरू किया और ऋषि यहाँ से, तो दोनों में से तेज वामसी चल रहा है तो ये चलेगा ज़्यादा, और ज़्यादा चलेगा तो पहले ये कानपुर पहुँच गया इस तरह से, और ये फिर वापस इस तरह से लौटा है। और कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर मान लीजिए कि ये हमारा वो पॉइंट है जिसके बीच का दूरी कितना है 25 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये ऋषि से यहाँ पर जाके ये मिला है। ठीक है, इस बिंदु पर। तो पूछ रहा है दोनों में ऋषि का चाल क्या है। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि वामसी कितना दूरी कवर किया है। वामसी यहाँ से कानपुर पहुँचा 95 किलोमीटर और कानपुर से यहाँ आया है 25 किलोमीटर, तो इसका जो दूरी हो गया वामसी का, लिखते हैं यहाँ पर वामसी और ऋषि। तो वामसी का दूरी हो गया 95 प्लस 25 कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। और ऋषि का, ऋषि देखिए 95 में टोटल में 25 किलोमीटर तो ये वामसी द्वारा कवर किया गया, तो ऋषि यहाँ से यहाँ तक ही गया है जो कि है कितना किलोमीटर, 95 में 25 घटा देंगे तो ये बचेगा 70 किलोमीटर। यानी ऋषि इस दौरान 70 किलोमीटर का दूरी ही कवर किया है। ठीक है, अब देखिए दूरी का अनुपात निकल गया है, तो हम लोग स्पीड का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम दोनों का ड्यूरेशन बराबर है। तो यही जो रेशियो है दूरी का, यही इसका स्पीड का रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ से 0 0 काट दीजिए तो बना क्या 12:7, यही होगा इसका स्पीड का रेशियो। तो इसमें क्या पूछ रहा है ऋषि की चाल, और दे क्या रखा है ऋषि की चाल वामसी से 5 किलोमीटर कम है, यानी ये दोनों का अंतर 5, इसी 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है ऋषि का 7 यूनिट है तो 7 का कितना होगा, 5 का 5 है तो 7 का 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 28 है और उनका अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 28 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 28 ही होगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे यहाँ 15 हो रहा है, यहाँ 35 हो रहा है, यहाँ 28 हो रहा है, यहाँ पर 30 हो रहा है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसका गुणनफल 28 है, तो यही इसका आंसर होगा और दोनों का अंतर भी 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे तो थीटा का मूल मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कॉट को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास tan थीटा बटा कॉट थीटा। तो 1 बटा कॉट हुआ तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3, तो tan थीटा हो गया हमारा √3। अब देखेंगे कि tan में √3 किसका वैल्यू है, तो यह है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री इसको हम लोग क्या करेंगे पाई बट्टा 180 से गुना करेंगे तो यह आएगा पाई बट्टा 3, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे इन सबसे विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट संख्या पूछता था तो हम लोग ऑप्शन से कर लेते थे, लेकिन यहाँ संख्या के अंकों का योग पूछा जा रहा है तो उसके लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ से 39 उठाते हैं, उसके बाद 25 है, 25 का क्या है 39 में कुछ नहीं है तो 25 का 25 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद 21 का देखिए 39 में 3 है तो 7 यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद 18 का 3 है तो 6 नहीं है 6 यहाँ पर लगाना होगा। ये हो गया इसका एलसीएम, गुना कर देते हैं
तो 25 छाके पहले कर लीजिए, 150 हो जाएगा, 15 सतह 105 यानी 1050 यहाँ से आ गया और 39 यहाँ पर है, यानी 39 गुना 1050। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 39,000 इधर हो गया और 39 का आधा 1950, यानी 4,950 इसका जो है गुणनफल आएगा। अब इसमें 3 शेष भी बचाना, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, वो नंबर हो जाएगा हमारा 40,950 प्लस का 3, यानी कि 40,953। सबका योग पूछ रहा है तो जोड़ लिए, 3 5 8 9 17 17 4 21, तो 21 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो x अनुपात y पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर है और 25y² को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5y का होल स्क्वायर, और ये 10xy को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में बनेगा, तो 10xy को लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 5y बराबर 0 हो जाएगा। अब ये है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 5y हो जाएगा, जिसमें x बट्टा y हो जाएगा हमारा 5:1, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यवसायी 8,25,000 प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है। एक फ्लैट पर उसे 9% का लाभ होता है, जबकि दूसरे पर उसे 9% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों इक्वल है। जब इक्वल रहता है तो आंसर हो जाएगा हमारा माइनस में 9 का स्क्वायर बट्टा 100%। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर इक्वल रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देंगे, और ये जो है हमेशा हानि में आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, माइनस में लिखे, तो ये हो जाएगा 0.81%, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, और ये क्या होगा, हानि होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर वाटर है और मिल्क है, इसका जो पहले का रेशियो क्या है, 4:5 है, और दूध मिलाने के बाद रेशियो क्या बना है, 3:6। इसको आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1:2 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 1:2 ही कर देते हैं, आसान रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मिलाया क्या जा रहा है, इसमें कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए, दूध मिलाया जा रहा है, पानी को तो कुछ नहीं करना है, पानी को इक्वल बना के हम लोग को रखना है। देखिए पहले वाला में 4 यूनिट पानी है, जबकि दूसरा वाला में कितना है, 1 यूनिट है, तो ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए आप यहाँ पर दूसरा वाला रेशियो में 4 से गुना कर दीजिए। जब 4 से गुना करेंगे तो ये वाला बन जाएगा हमारा 4:1 अनुपात 4×2 8। ठीक है, अब देखिए वाटर दोनों कंडीशन में इक्वल हो गया, 4:4। अब दूध पर हम लोग फोकस करेंगे, 5 से 8 हो गया, कितना बढ़ा है, 3 यूनिट दूध बढ़ा है, इसी 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए इसका टोटल मिश्रण है 72 लीटर, जब यहाँ हम लोग रेशियो में देखेंगे तो 4 5 कितना है, 9 यूनिट, तो यहाँ पर 9 यूनिट हो रहा है दोनों को जोड़ के, जबकि वहाँ दे रखा है 72 लीटर, यानी ये सीधा सीधा कितना गुना, 8 गुना है, तो इसको भी हम लोग 8 गुना करेंगे तो 8 या 24 लीटर इसका जो है आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसमें n का मान निकालना है, तो ये देखिए यहाँ पर 5 है, तो इसको भी 5 के घात में लिखेंगे, तो यहाँ पर से स्क्वायर भी हटा देते हैं, तो हम लोग क्या बन जाएगा, 5 की पावर n, और इसको जो लिखेंगे तो ये है 5 की पावर 4। ठीक है, और वहाँ से स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पर 2 पावर करना पड़ेगा, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि 5 की पावर n बराबर हो जाएगा 5 की पावर 8। यहाँ 5 5 बराबर है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 गुनी हो रही है तो इसका मतलब 100% का यहाँ पर इसको ब्याज मिल रहा है, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, तो प्रत्येक वर्ष का जो रेट होगा इसका, उसके लिए 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा कितना, 12.5%, 12 सही 1/2%, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए CP और SP, यहाँ विक्रय मूल्य का 92% है, विक्रय मूल्य अगर 100 मान ले तो क्रय मूल्य कितना होगा, 92 होगा। यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट है कितना, 8 का, किसके ऊपर, 92 के ऊपर, तो इसको परसेंट में निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट है, 4 से कटाएंगे, 4 दूना 4 से 23, तो यहाँ पर देखिए 23 से अगर इसको कटा देंगे 4 बार में, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है, कटा ही देते हैं, 4 पॉइंट कुछ आएगा, और गुना करेंगे तो 4 दूना 8 आ रहा है, यानी आंसर जो भी होगा वो 8 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में 8 से ज़्यादा दे रखा है, बाकी में सबसे 8 से कम है, तो तीनों छट जाएगा, एक ही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना आप लोग अपने से कर लीजिए, आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं ये दोनों से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है,
कुछ ही दिन पहले ही बताएं कि इसका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब इसमें m जो होता है हमारा वो होता है स्लोप यानी ढाल। वो कैसे निकालते हैं, वो y2 माइनस वाई वन करके पहले देंगे ऊपर, तो y2 माइनस वाई वन करेंगे तो -3 -2 कुल मिला के -5 होगा। उसके बाद x2 माइनस एक्स वन, ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। यानी कहने का मतलब m हमारा -5 आ गया। अब यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, y तो रहेगा ही, माइनस वाई वन देखिए कितना है, वाई वन यहाँ पर 2 है तो 2 दे देंगे बराबर m निकला है हमारा -5। ठीक है, उसके बाद x माइनस एक्स वन कितना है, देखिए 0 है तो 0 दे देंगे। ये हो जाएगा y -2 बराबर -5x। ठीक है, और 0 तो है ही, वो 0 हो जाएगा, उसको छोड़िए। तो ये हमारा बनेगा 5x प्लस में आ जाएगा इस तरफ, उसके बाद प्लस का y माइनस का 2 बराबर 0। यही है इक्वेशन। ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर x माइनस 1/x है, तो x का वैल्यू दे रखा है, 1/x का हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का पहले स्क्वायर का डिफरेंस देखिए 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर स्क्वायर करें तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, अंतर देखिए 1 का आ रहा है। 1 का अंतर आ रहा है तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √5 माइनस का 2। ठीक है, आपको याद रखना है कि बड़ा वाला को पहले रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब दोनों का अंतर का क्यूब करना है, तो जब दोनों का हम लोग अंतर लेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ कर देते हैं इसी में। ठीक है, ये पहला हो गया x हमारा 2 प्लस √5, उसके बाद उसमें माइनस करना है 1/x जो कि है हमारा √5 माइनस 2। आगे माइनस है तो दोनों जो है चिन्ह बदल लेगा, यानी पहला हो जाएगा √5 माइनस में और माइनस का 2 हो जाएगा प्लस में, और इसका क्यूब करना है तो यहाँ से दोनों कट जाएगा, 2 2 4 हो गया, 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस वाई 9 है, एक्स वाई 18 है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स वाई बराबर 18 है तो इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं 18 को, पहला तो ये 2 गुना 9, दूसरा 3 गुना 6 और 1 गुना 18 कर सकते हैं। ठीक है, वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 9 2 11 नहीं, यहाँ पर 9 है तो ये नहीं हो सकता, 6 3 9 9 है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू लिया गया है, x का 3 y का 6। तो इसका स्क्वायर करके यहाँ दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 45 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा है तो उसका परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का जो अनुपात होगा उनके भुजाओं के अनुपात में होगा, तो भुजा निकालने के लिए जो क्षेत्रफल का अनुपात है इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला का वर्गमूल कितना होगा, 169 का 13 हो जाएगा, 196 का 14 हो जाएगा। यही रेशियो में इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों में परसेंट में कितना का अंतर है, 45 और 70 में ये है 25% का अंतर, जबकि यहाँ पर कितना कम है 15, ये 25% 15 के बराबर होगा। 100% पूछ रहा है यानी संख्या, तो कितना हो जाएगा, 25 का 4 गुना इधर हो रहा तो 15 का 4 गुना 60 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें मान निकालना है, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, 12 है प्लस कोष्टक के अंदर कितना बनेगा, ये भाग है, इसको गुना करके 5 को ऊपर भेज देते हैं तो 25 पंचा 125 बना यहाँ पर, उसमें 14 अट्ठा 112, 125 में 112 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर नचोके 36 माइनस में, तो 12 प्लस 13 25, 25 में 36 माइनस करेंगे तो माइनस का 11 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। एक 658 सेंटीमीटर लंबी छड़ से इतना सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। सिंपल सा है, भाग करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग इसको 20 टुकड़ी बनाएंगे तो कितना खर्च होगा, 6 दूना 12 बचा 1, 34 दूना 68 69, 692 हो रहा है, जबकि यहाँ कितना दे रखा है 658। तो 20 टुकड़ी में 692, उससे जस्ट कम है 658। ठीक है, 34 से भी कम है। तो कहने का मतलब है कि 20 तो नहीं बना सकते हैं, 19 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, देखिए सॉल्व करना पड़ेगा। 5 9 45 7 52/9 हो गया। यहाँ पर भाग है उसको गुना कर देंगे, इसको उल्टा देंगे, 3 ऊपर भेज देंगे, नीचे हो जाएगा 3 चौके 12 1 13, गुना है दे देंगे 14 छक 84 9 93, नीचे आ जाएगा 14, प्लस का यहाँ पर कितना आएगा, 9 से कटा देंगे 2 बार में, 2 7 14 आ जाएगा। अब यहाँ कटाइए, 13 चौके 52, 3 तिया 9, 3 से 31। ठीक है, और 2 दूना 4, 2 7 14, अब नहीं कटेगा। 31 दूना 62/7 यहाँ से आ गया, प्लस का 4 14 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर आप 62/7 को अलग कर लीजिए, 7 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 8 56,
6/7 यानी 8 सही 6/7 यहाँ हो गया और प्लस का 14 है, तो कुल मिला के 14 8 22 हो जाएगा। उसके बाद 6/7 हम लोग लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? 2 गुना होना है तो 100% का ब्याज चाहिए, ठीक है। और एक वर्ष में इसको मिलता है 6.25%, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है टाइम निकल कर आएगा। कितना आएगा? ये होता है 16, ठीक है। तो 16 वर्ष इसका टाइम होगा। जब डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। आपको याद होना चाहिए कि 6.25% कितना होता है? 1/16 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों का परिधि बराबर है तो परिधि को हम लोग बराबर कर देंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, बराबर करेंगे वृत्त का परिधि। देखिए यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या 21 है यानी 7 का 3 गुना है, तो हम लोग इसका परिधि को 44 का 3 गुना कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि 7 अगर इसका त्रिज्या रहता है तो परिधि 44 रहता है। अब परिधि यहाँ पर 21 हो गया यानी 3 गुना हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 3 गुना करेंगे। 44 गुना 3 यही यहाँ पर कर दिए, तो 3 3 कट जाएगा, एक का वैल्यू कितना आया? 44। यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? ठीक है। देखिए यहाँ या वाला कंडीशन है, तो इसमें हम लोग मेन और वोमेन का कार्य क्षमता का अनुपात आराम से लिख सकते हैं। महिलाओं के साथ 3 है तो ये मेन में चला जाएगा यानी पुरुष में 3, और पुरुष वाला 2 है तो ये महिला में चला जाएगा यानी कि ये 2 हो जाएगा। ये दोनों हो गया इसका कार्य क्षमता। अब निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा? दोनों में से कोई एक उठा लीजिए। यहाँ से 2 मेन अगर उठाएंगे तो 2, एक मेन का एफिशिएंसी 3 है तो 3 से गुना करेंगे, और इसको लग जाते हैं 15 दिन तो 15 से भी गुना करेंगे। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को कौन करेगा? यहाँ देखिए 6 पुरुष, एक पुरुष 3 यूनिट तो 6 पुरुष 6 तिया 18 यूनिट, प्लस 9 महिलाएं, एक महिलाएं 2 यूनिट तो 9 महिलाएं 9 दूना 18 यूनिट। टोटल हो जाएगा 18 + 18 36 यूनिट। तो एक साथ जब काम करेगा तो 36 यूनिट से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 से इसको कटा देंगे 6 बार में, 3 दूना 3 × 15 यानी 5/2, 2 सही 1/2। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर ए + बी 16 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में, ए इसको 24 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? टोटल वर्क एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48, ठीक है। अब यहाँ ए का 2 है, ए + बी का 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा? 3 - 2 करेंगे तो 1। अब 1 यूनिट के हिसाब से 48 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा बी? तो डिवाइड करेंगे तो 48 ही आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 ताश के पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। उन दोनों पत्तों में से एक के लाल और एक के काला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कॉम्बिनेशन फार्मूला से निकालेंगे। अगर देखें 52 ताश में तो लाल कितने होंगे? 52 का आधा यानी 26 लाल हो जाएगा और 26 काला हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि टोटल कितने तरीकों से ये निकलेगा। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन फार्मूला लगाएंगे। टोटल हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 52C2। तो ये हो जाएगा 52 का फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे हो जाएगा 52 - 2 यानी कि 50 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल। ऊपर वाला लिखेंगे 52 × 51, ठीक है। उसके बाद 50 का फैक्टोरियल कर देते हैं। नीचे है 50 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल। ये दोनों कट जाएगा, ये 2 से इसको कटा दीजिए 26, तो यहाँ पर आ गया 26 × 51। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पत्ते में से एक का लाल एक का काला होना, तो यहाँ पर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 26 है लाल, 26 काला भी है, तो यहाँ पर 26C1 बनेगा, और दूसरा भी है 26C1। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा ऊपर 26 का फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 26 - 1 25 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल है, और गुना 1 को नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं। दूसरा वाला भी हो जाएगा 26 का फैक्टोरियल, नीचे 25 का फैक्टोरियल। यहाँ पर से देखिए 26 फैक्टोरियल को लिखेंगे 26 × 25 का फैक्टोरियल, जिसमें 25 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 26। यहाँ भी वही तरीका होगा 26, यानी इसका हो गया 26 × 26। अब यहाँ पर प्रायिकता कितना हो जाएगा? अनुकूल है हमारा 26 × 26, और टोटल है हमारा 26 × 51। तो ये 26 कट जाएगा, आंसर आएगा कितना? 26/51। यह इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका एलसीएम 120 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर रेशियो में एलसीएम निकालें तो कितना आएगा? 5 के 20, जबकि वहाँ कितना दे रखा है? 120। ये 6 गुना है, तो पहला नंबर 5 का 6 गुना यानी कि 30 हो जाएगा, दूसरा नंबर 4 का 6 गुना यानी 24 हो जाएगा। 30 और 24, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं।
इसमें कह रहा है यदि 1994 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 35,490 थी तो उस वर्ष परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। और ये जो दे रखा है हमारा लाइन ग्राफ, इसमें क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार का प्रतिशत दिया गया है। तो 1994 का देखेंगे, यहाँ है 35% उत्तीर्ण हुआ है और यहाँ उम्मीदवार कितना है 35,490, यानी ये 35,490 जो है ये 35% का वैल्यू है और टोटल उम्मीदवार चाहिए तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा। ठीक है, तो कटाना होगा। देखिए 35 से कटाएंगे, 35 एक का 35, भाग नहीं लगा 0, 35 एक का 35, 50 14, 140 हुआ, तो 35 चौके 140 होता है। ठीक है, और इतना गुना 100 करेंगे तो कितना होगा 10 14 00, यानी 1,01,400। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करें, वर्ष 1997 और वर्ष 1999 दोनों में मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 53,590 है। ठीक है, दोनों में उत्तीर्ण होने वाला यहाँ दे रखा है। और 1999 में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या 43,060 थी। 1997 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1999 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की कितने प्रतिशत के बराबर थी। तो पहले दोनों का जो है पास होने वाला निकालना पड़ेगा। देखिए दोनों का कुल योग तो दे रखा है, लेकिन 99 का देखिए यहाँ पर 43,060 टोटल उम्मीदवार दिया है। तो 1999 में हम लोग पास होने वाला जो है कैंडिडेट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, टोटल है 43,060। ठीक है, अब देखिए यहाँ लाइन ग्राफ में 1999 में कितना पास हुआ है 50%, तो इसका 50% यानी 1/2 निकालेंगे तो ये आएगा कितना, 2 दूना 15, इधर 30, यानी 21,530। और 97 और 99 के को मिलाकर है 53,590। तो 53,590 में अगर हम लोग 21,530 घटा दें तो किसका निकलेगा, ये निकल जाएगा आपको 1997 का। 1997 में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं वो निकल जाएगा, कितना आएगा 06023, यानी 32,060। इसी का परसेंट निकालना है 1999 के ऊपर, तो कितना हो जाएगा 32,060 ऊपर देंगे और नीचे हो जाएगा कितना 21,530। 21,530 गुना 100% हम लोग कर देंगे, तो ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर अगर इसका हम लोग देखें तो अगर इसको 1.5 गुना करें यानी 1.5 टाइम्स 50% इसका बढ़ाएं तो कितना जाता है, 15 या 45 बचा 4, 75 4 79 बचा 7, 15 7 22 बचा 2, 15 दूना 30 2 32। ये हो गया हमारा कितना 3229.5। अगर इसको हम लोग 50% बढ़ा रहे हैं तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, यानी कहने का मतलब जो है आंसर क्या होगा, आंसर होगा 150% से कम। तो 150% से कम यहाँ पर है, जस्ट कम। ठीक है, ये तो बहुत कम है, ये आंसर नहीं होगा, तो ये इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है दिए गए लाइन ग्राफ में निम्नलिखित में से किस कथन को निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। पहला क्या है, 1996 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1999 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर है। देखिए यहाँ पर दोनों का परसेंट दिया है, दोनों में उम्मीदवार का संख्या नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पर ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि दोनों में बराबर है कि नहीं है। कहने का मतलब यही स्टेटमेंट जो है इसका आंसर हो जाएगा, यही नहीं किया जा सकता। बाकी देख लिए वर्ष 2000 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत अधिकतम था, तो देखेंगे 2000 का यहाँ पर है, मैक्सिमम है 80% लेकर। वर्ष 1994 में उत्तीर्ण उम्मीदवार का प्रतिशत न्यूनतम था, 94 में देखिए 35% सबसे मिनिमम है। ठीक है, ये भी उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत वर्ष 1994 और 2000 के बीच 4 अवधियों में बढ़ा है और 2 अवधियों में घटा है। देख लेते हैं, यहाँ देखिए एक बार बढ़ा है, एक बार घटा है, बढ़ा है, बढ़ने वाला पढ़ दीजिए। बढ़ने वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, यानी 4 अवधि में बढ़ा है। और घटने वाला देखिए एक अवधि यहाँ पर हो गया, एक अवधि यहाँ पर हो गया, यानी 2 अवधि में जो है घटा है। तो ये इसका स्टेटमेंट जो है हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, विकल्पों में दी गई किन अवधियों के दौरान उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के प्रतिशत का निरपेक्ष अंतर अधिकतम था। ठीक है, तो देखेंगे 96 और 99, 96 का यहाँ पर है, 99 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 50-50 0% का गैप है यहाँ पर। दूसरा देखें 95-97, 95 कितना है 60 है, 97-70 है, तो 10% का गैप है। 95-96, 95 में 60 है,
96 में 50 है, यहाँ भी 10% का गैप है। और यहाँ पर देखें 94 95 में तो कितना, 94 में 35% और 95 में 60, तो यहाँ पर 25% का गैप है। तो अधिकतम यहाँ पर आया ऑप्शन नंबर डी में, तो यह इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।